हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, सुपर्ब होंगे, अपने अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशंस के लिए मस्त मेहनत कर रहे होंगे। ये सेशन आप मेरे ख्याल से शायद आपको मजा आता होगा। द स्टोरी टेलर का सेशन है। आप में से वो बच्चे जो पहली बार इस चैनल में आए होंगे, पहली बार इस सेशन को देख रहे होंगे। बेसिकली हम इस सेशन में ये करते हैं कि जो भी जियोपॉलिटिक्स, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, या कोई भी ऐसे टॉपिक जो कांस्टेंट या करंट अफेयर से रिलेटेड, जो आपके काम के एग्जाम के हिसाब से, उसको हम लोग एकदम सिंपल, सरल, सामान्य ढंग से समझते हैं। तीन चीज का मैं अश्योरेंस ले लेता हूं। पहली चीज ये है कि जो भी न्यूज होगा मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में सुनाऊंगा, ताकि आप मैं हम सब एकदम आसानी से कॉम्प्रिहेंड कर सके। दूसरी चीज, जो कुछ मैं बोलूंगा वहां पे फैब्रिकेशन ऑफ डेटा नहीं रहेगा, मतलब ऑथेंटिक डेटा होगा। हो सकता है एक आध जगह स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो उसके लिए सॉरी, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होगा। और तीसरी चीज ये है कि मैं अपॉलिटिकली आपको बताऊंगा, जो भी बात होगी डिसाइड आपको करना है, सही गलत, ब्लैक व्हाइट आपको सोचना, मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना है। राइट। आज का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले, आज का टॉपिक होगी बहुत इंटरेस्टिंग, और वो ये है, क्या चाइना वाकई में इन्वेड कर लेगा ताइवान को। चाइना, ध्यान रखिएगा, चाइना का ऑफिशियल नेम है PRC, मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये जो ताइवान जो आप बोलते हैं, ताइवान का ऑफिशियल नेम है RC, मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना। कमेंट बॉक्स में मुझे अभी के अभी ये बताइएगा, चाइना की राजधानी का नाम, चाइना का कैपिटल का नाम क्या है, और ताइवान की कैपिटल का नाम क्या है। दूसरी चीज, चाइना की आर्मी को क्या कहते हैं। चलिए, चाइना की आर्मी को मैं लिख देता हूं, क्या कहते हैं, PLA कहते हैं। अब आप मुझे इसका फुल फॉर्म बताइएगा, थोड़ी देर में मैं ही बोल दूंगा, लेकिन आप जरूर ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके पहले मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसके पहले का भी जो सेशन था हमारा द स्टोरी टेलर का, आपने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो जरूर से देखिएगा। सलामी स्लाइसिंग क्या होती है, चाइना की स्ट्रेटजी है, जियोपॉलिटिक्स का टॉपिक था कि क्या होती है सलामी स्लाइसिंग, जरूर देखिएगा। और साउथ चाइना सी को मैंने डिटेल में बताया था, फिनॉप्स क्या होते हैं, साउथ चाइना सी में जो क्योस हो रहा है ये क्या है, सलामी स्लाइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है, जरूर से देखिएगा। और आपको फिर इस तरह से जो फोटोग्राफ्स हैं उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा कि साउथ चाइना सी के ऊपर इस तरह के फोटोग्राफ्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ये चाइना की एक स्पेसिफिक नीति का, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्तारवाद या एक्सपेंशनिज्म, ये वही है। तो आप जरूर देखिएगा। आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले आपको एक चीज जरूर बता देता हूं। आपको तीन चीजें मिलेंगी अनअकैडमी में, और वो पहली चीज है, आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स मिलेंगे, चाहे वो RBR सर होगा, चाहे आपका अंकित सर होगा, साकेत सर से बहुत सारे। उसके अलावा आपको कंटेंट एक बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगा, और तीसरी चीज है, आपको बेहतरीन टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप जरूर सब्सक्राइब करें। जिनका जो भी स्टूडेंट्स ये होंगे जिनको लगता होगा सर मैं ना अफोर्ड करने में थोड़ी मुझे दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन स्कॉलरशिप टेस्ट हम लोग लेके आ गए, तो आप चाहे तो ये देख सकते हैं। अच्छा, बाय द वे, ये आप ऐसे नहीं दे पाएंगे, आप यहाँ पे कोड यूज कीजिएगा ST मतलब से मैं सौरभ ठाकुर, 26 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, 26। आप ये कोड यूज कीजिएगा। ये टेस्ट आपको हर संडे देखने को मिलेगा, जैसे कि April 4 को अभी हुआ था, 11th को, 18th एंड 25th को मॉर्निंग 11 AM पे 60 मिनट का टेस्ट होता है। जबरदस्त तरीके से दीजिएगा। कोड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ST मतलब सौरभ ठाकुर 2626, ये कोड यूज कीजिएगा, जरूर से दीजिएगा, और आपको बहुत मस्त तरीके से इसके बेनिफिट को अवेल कीजिएगा। वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्ट इज, ये आपको स्कॉलरशिप टेस्ट देखने को मिलेगा इंडिया में। दूसरी चीज ये है कि अगर आप अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको एक बहुत बढ़िया एडवांटेज बताता हूं। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में आपको 3 महीने एकदम फ्री मिलेंगे, और इसके बाद भी आप क्या कीजिएगा, यही कोड लगा दीजिएगा, ST26 यूनिवर्सल कोड जैसा है। जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें वहां पे आप लगा सकते हैं, आपको बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा, तो मिस मत कीजिएगा। राइट। इसके अलावा जितने भी मेरे वीडियोस हैं, जो फ्री सेशंस होते हैं अनअकैडमी के ऐप पे मेरे, अगर आपने नहीं भी देखा हो तो ये कोड लगा दीजिएगा, वीडियोस अपने आप चलने लग जाएंगे। चलिए, दुनिया को पढ़ने के पहले, दुनिया के बारे में पढ़ने के पहले मेरे हिसाब से सबसे पहले देखना चाहिए विश्व का मैप। तो ये रहा विश्व का मानचित्र, ये रहा चाइना, और ये रहा छोटा सा, शायद उसमें आपको दिख भी नहीं रहा होगा, मैं आपको और मैप दिखाऊंगा, ताइवान। यहां पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चाइना और ताइवान के बीच का रिलेशन। चाइना और ताइवान के बीच में जो आपको बहुत ये ब्लू दिख रहा होगा, चाइना सी वाला जो रीजन दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं ताइवानियन स्ट्रेट, दो जमीन के बीच का रास्ता, STRAIT, ताइवानियन स्ट्रेट बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये इसके पहले वाले वीडियो में जो मैंने आपको सलामी स्लाइसिंग दिखाया ना, मैंने ये सब समझाया कि 9 डैश लाइन क्या होते हैं, फेनॉप्स क्या होते हैं, साउथ चाइना सी में टेंशन का रीजन क्या है, वो सब कुछ बताया। तो प्लीज़ उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। सर आप अभी थोड़ी देर पहले जो स्ट्रेट बोले वो ये देखिए, मैप देखिए, चाइना और ताइवान के बीच की जगह को देखिए, ये रहा ताइवानियन या ताइवान स्ट्रेट। ये आपको ताइवान की राजधानी भी देखने को मिल गई होगी, और चाइना की तो आप जानते होंगे, मेरे ख्याल है बीजिंग होगा।
के बारे में आपने नाम सुना होगा, राइट। चलिए एक और मैप था शायद, ये छुटपुट आइलैंड्स, इसको बोलते हैं प्रैटस आइलैंड इंग्लिश में, और प्रतास कई बार इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, वैसे इसका इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन प्रैटस आइलैंड है। मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं तो पहले मैं ये कोशिश करता हूं कि आपको एक बार नटशेल में मतलब कंप्रेस करके बता दो, फिर विस्तार से बताओ। तो पहले एक बार डिटेल में जाने के पहले एक बार एक नटशेल में समझ लीजिएगा। आज के टाइम पे आप देखेंगे तो एक बार पहले कंप्रेस करके बता दो, सुनिएगा। तो आप देखेंगे तो पूरी दुनिया के आपको अलग अलग अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में इस तरह की चीज़ देखने को मिलेगी यार कि ना यूनाइटेड स्टेट्स के नाम से भी देखने को मिलेगी, और जापान के नाम से भी, और पूरी दुनिया के नाम से, बट मेनली यूएस और जापान का नाम लिखा होगा, और उसमें भी यूनाइटेड स्टेट्स का नाम सबसे पहले लिखा हो कि इतनी कंसर्न्ड क्यों है ताइवान को लेके, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री ऑफिशियल्स इतने कंसर्न क्यों हैं। तो कई सारे यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री ऑफिशियल्स, मैं थोड़ी देर के बाद मिस्टर फिलिप डेविसन का नाम लूंगा, लेकिन यहाँ पे फिर पीछे नहीं आऊँगा, इसलिए एक बार आप देख लीजिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री ऑफिशियल्स का कहना यह है कि भाई बीजिंग की जो लिस्ट है ना, टू डू लिस्ट है, उसमें सबसे पहला टू डू लिस्ट में सबसे पहला काम है ताइवान पे कब्जा कर लेना। तो इसलिए आज के टाइम ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है, उनके मिलिट्री ऑफिशियल्स कहना है, और इसलिए आज के टाइम पे ताइवान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ताइवान मतलब आप जो भी बोलना आप बोल लीजिए, अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ, अगर आप खुद ताइवानीज हैं तो आप बोलेंगे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना है तो आप बोलेंगे कोई कंट्री वंट्री कुछ नहीं, हमारे हिस्सा है, और अगर आप तीसरे किसी देश से बिलोंग करते तो आप बोलेंगे भाई साहब कम से कम इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक आइलैंड तो जरूर है। बाकी चीजें बाद में देखेंगे, राइट। तो क्या ये डर जो है ये कि ताइवान पे चाइना कब्जा कर लेगा, ये अतिशोक्ति है क्या, कि बहुत एग्जैजरेशन है क्या? तो दुनिया के अलग अलग विचारकों का कहना, ये एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि जिस तरह से आप देखेंगे तो PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी, मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था ना, चाइना की आर्मी को कहते हैं PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो जिस तरह से पीपल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन ADIZ को पिछले कुछ ईयर्स में कंटिन्यूअसली ब्रीच करते आ रही है, जिस तरह से PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी मतलब चाइनीज आर्मी इनकर्शन करती आ रही है, घुसपैठ करती आ रही है ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में, तो ये देख के लगता है कि जिस तरह से PLA का एयरक्राफ्ट इनकर्शन कर रहा है तो ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड नहीं है ये डर। तो दूसरी बात ये है कि ताइवान जिसने हमेशा पिछले 70 साल ही हुए ताइवान को बने, तकरीबन 70 साल, तो पिछले 70 साल से जब से ताइवान बना है तब से ताइवान ने तो ये मान के बैठा ही है, ताइवान तो ये मान ही चुका है कि आज नहीं तो कल हो सकता है चाइना जो है या तो फुल स्केल अटैक कर देगा या तो सरप्राइज अटैक कर देगा। तो उन्होंने बहुत सारे बॉम्ब शेल्टर्स बनाए हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1,17,000 लाख वर्किंग बॉम्ब शेल्टर से ज़्यादा बनाए हुए हैं। तो क्या वाकई में ताइवान में आज लोगों को इतना डर है या नहीं है, ये सारे की सारी चीज़ हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, राइट। चलिए सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स को इस चीज़ का सस्पिशन मतलब संदेह क्यों हुआ कि चाइना के इंटेंशन को लेकर इतना संदेह क्यों है। सबसे पहली बात, आज के टाइम पे सिर्फ आज अभी की बात नहीं, पिछले तकरीबन 50 साल से 70 साल से अगर आप देखेंगे तो दो देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जापान, तो ये लोग स्पेशली ताइवान की सिक्योरिटी को लेके आप इनके स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हुए देखेंगे, और स्पेशली ताइवानियन स्ट्रेट वाले रीजन में। और इसलिए चाहे आज के जो तात्कालिक राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स के मिस्टर जोई बाइडेन या जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब मिस्टर सुगा, पूरा नाम लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, सुगा जी का पूरा नाम क्या है, कई बार आपको स्टेटमेंट्स देते हुए दिखेंगे इस ताइवानियन स्ट्रेट वाले रीजन के लिए या ताइवान के सिक्योरिटी के लिए, राइट, कि ये जो डेमोक्रेटिकली रन आइलैंड है इसकी डेमोक्रेसी को और ताइवान को जिंदा रखना है या बचा के रखना है चाइना से। दूसरी चीज़ ये है, क्यों बचा के रखना है, मतलब क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के ही, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक आर्टिकल दिखाया था, यूनाइटेड स्टेट्स के ही मिलिट्री ऑफिशियल का कहना ये है कि भाई, और उन मिलिट्री ऑफिशियल में बता भी देता हूँ कौन है, मिस्टर एडमिरल जॉन एक्विलिनो। तो उन्होंने थोड़े टाइम पहले सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमिटी इनको ये कहा कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या फिर चाइनीज पार्टी ऑफ कम्युनिज्म CPC भी बोलते हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की प्रायोरिटी लिस्ट का सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो ये है कि हमको अगले 6 साल के अंदर मतलब बहुत जल्द हमको इन्वेड कर लेना और कब्जा कर लेना ताइवान पे। और मिस्टर फिलिप डेविसन साहब ने तो ये कहा कि हो सकता है कि अगले 6 साल के अंदर ताइवान पे कब्जा कर ले चाइना।
तो जिस तरह की थ्रेटनिंग टोन चाइना की मीडिया यूज़ करती है, स्टेट मीडिया यूज़ करती है, और जिस तरह से पीएलए ने एस्केलेट किया है इस मैटर को पिछले कुछ ईयर्स में, कैसे पता चला एस्केलेट किया है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक नाम बताया था, ADIZ। ताइवान का ADIZ मतलब एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को जिस तरह से ब्रीच किया है पिछले कई सालों में कंटिन्यूसली चाइना की पीएलए ने, तो ये देख के लगता है कि बहुत ही एग्जैजरेटेड तो नहीं है। लेकिन फिर एक बात आई है, ताइवान की आबादी है तकरीबन 23 मिलियन, 23 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, मतलब 2 करोड़ 30 लाख के आसपास, इतने के आसपास आबादी है। तो यहाँ पे इतना डर देखने को क्यों नहीं मिल रहा है अभी? इसके लिए बहुत सारे विशेषज्ञों का कहना ये है कि इस डर के सहारे पिछले 70 साल से, जब से ताइवान बना है, ऑलमोस्ट पिछले 70 साल से ताइवान के लोग इस डर से ऑलमोस्ट गुजर ही रहे हैं। और उनको ये समझ में आ गया है कि उनको शायद इस पैराडॉक्स के साथ ही रहना होगा, और वो पैराडॉक्स ये है कि कभी भी हो सकता है कि चाइना हमला कर दे। चाइना जिस तरह से अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाता जा रहा है, लेकिन शायद वो फुल ब्लोन वॉर ना हो। दूसरी बात, दुनिया के बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि यार ये डर तो हमेशा से था कि चाइना जो है हमला कर सकता है ताइवान पे। तो आज के टाइम पे यूएस मिलिट्री या यूनाइटेड स्टेट्स को ये चीज़ इस तरह से ज़्यादा या इतना क्लियरली क्यों दिख रही है? तो दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञों में से कुछ विशेषज्ञों का कहना ये है कि इसका कारण है जो यूनाइटेड स्टेट्स का परसेप्शन चेंज हुआ है टुवर्ड्स चाइना। यूनाइटेड स्टेट्स का जो परसेप्शन बदला है, क्यों? एक उसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिस तरह से ये दोनों के दोनों इकोनॉमिक जायंट्स पिछले कुछ वर्षों में निकल के आए हैं। यूएस तो था ही, चाइना निकल गया है। चाइना मतलब 1949 में जो बना माओ जेडोंग या माओ से तुंग वाला चाइना नहीं, ये वाला चाइना जो डेन ज़ाओपिंग के बाद से बना है। देखिए, क्योंकि जितने भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में लीडर्स आए हैं, शी जिनपिंग और उनके प्रीडिसेसर्स भी, उन्होंने एक बात क्लियर रखा है कि भाई साहब ऐसा है कि ये ताइवान हमारी ही टेरिटरी है और इसके लिए जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ। आप इसके लिए एक आपको मैं बढ़िया चीज़ बताता हूँ, CSIS बोलते हैं, CSIS, इनके आप आर्टिकल्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं, और वो है सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक इंटरनेशनल स्टडीज़। आपको इनके बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे कि भाई चाइना का ये मकसद हमेशा से क्लियर रहा है कि हम तो कब्जा करके रहेंगे ताइवान पे। तो एक बात आई है, जब मैं कई जगह ये देखता हूँ कि जो फुल स्केल चाइनीज़ इन्वेजन है ताइवान में, शायद ये इतना ज़्यादा इट्स वेरी अनलाइकली कि चाइना इतना फुल स्केल इन्वेजन कर दे ताइवान पे। तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? अब यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से, यूएस के हिसाब से ये शायद पॉसिबल है, या चांसेस तो हैं। और वो इसलिए जिस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, जिस तरह से PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, मतलब चाइनीज़ जो आर्मी जो है पिछले कुछ वक्त में ADIZ को, जो ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को जिस तरह से ब्रीच करती आ रही है, तो उससे देख के यूनाइटेड स्टेट्स का कहना ये है। लेकिन कुछ और एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना ये भी है कि देखो यार ऐसा है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैप दिखाया था ना, कि ये ताइवानीज एक्सपर्ट स्पेशली, उनका कहना ये है कि देखो ठीक है, ये रहा चाइना जो कि बहुत बड़ा देश है, और ये रहा ताइवान, और ये रहा ताइवानियन स्ट्रेट। इस ताइवानियन स्ट्रेट क्या लगता है वो कितना हो? ये तकरीबन 180 किलोमीटर के आसपास की, 180 किलोमीटर के आसपास की जगह है। तो कई ताइवानीज एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि 180 किलोमीटर तकरीबन, अपना अगर चाइना ये सोचे कि मैं अपने 1 लाख सोल्जर्स और सप्लाईज को लेके आऊँगा, तो इतना आसान भी नहीं रहेगा। ना सिर्फ ये, अगर आपने ये सोचा हो कि मैं इस रूट को यूज़ करूँगा और एयर या मैं इस रूट को यूज़ करूँगा और उसके बाद मैं ताइवान पे कब्जा करूँगा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा ताइवानीज एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि बहुत सारे एरियल और नेवल बम्बार्डमेंट के लिए तैयार रहिएगा। दूसरी चीज़, ताइवानीज लोग अपनी जान की बाजी लगा देंगे ताइवान को ज़िंदा रखने के लिए और इंडिपेंडेंट रखने के लिए, मतलब तैयार रहिएगा। ताइवान में अगर आप एंटर करेंगे तो बहुत सारे लोकल रेजिस्टेंस झेलने के लिए तैयार रहिएगा। छोटी सी आबादी का देश है, 23 मिलियन की आबादी का देश है हमारा देश, ऐसा ताइवानीज एक्सपर्ट्स कहना है। लेकिन तकरीबन 2/3 यंग पॉपुलेशन जो है ना, कूद जाएगी अपने देश को बचाने के लिए, इतना एफर्मेटिव एक्शन लेंगे। हाँ, ये बात सही है। इनका ही कहना यह है कि देखिए, ताइवान एक फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक पीसफुल कंट्री है जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहती ताइवान और चाइना दोनों का। लेकिन अगर चाइना हमारे ऊपर हमला करता तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। हाँ, हम ये मानते हैं कि इससे हमको भयंकर सफ़र करेंगे हम लोग, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि PLA भी बहुत सफ़र करेगा।
और इन्हीं का कहना ये भी है कि ध्यान रखिएगा, अगर आप हमला करेंगे तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत सारे चैलेंजिंग टेरेन्स, अनप्रिडिक्टेबल वेदर और इसके अलावा बहुत सारे टाइफून्स वगैरह का अगर आप सामना करने को तैयार होंगे तभी हमला कीजिएगा। और आपको मैं एक और बात बताता हूँ, पिछले कुछ वक्त से ताइवान ने अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को गजब तरीके से स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। देखिए आप थोड़ा इस चीज़ को आपको बताता हूँ। देखिए ये रहा चाइना, तो विजिबल है, विजिबल है, और ये रहा ताइवान, राइट। देखो एकदम सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, 1949 में बना है चाइना, राइट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद माओ जेडोंग ने सिविल वॉर किया और वहाँ से चियांग काई शेक जो KMT के थे, क्यूमिंटांग के थे, वो भाग के यहाँ पे आए और इस KMT ने तकरीबन अगले 50 साल तक ताइवान में शासन किया और बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी बनी DPP ताइवान में, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जो आज की इनकी साई इंग वेन साहिब है, TSAI साई इंग वेन, ठीक है। ये जो मैडम है इंग वेन जो इनकी राष्ट्रपति हैं, 2016 में साई इंग वेन साहिब राष्ट्रपति बनी। जो DPP आई थी, DPP का DNA क्या है? DPP का DNA ये है कि ताइवान एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है। और चलो ठीक है, अगर आपको ट्रेड ऑफ ही करना है तो मैक्सिमम ये ले लो कि हम लोग स्टेटस क्यू को मेंटेन रखते हैं, इससे ज़्यादा तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे ना, कभी भी जब ताइवान में KMT का शासन होता है तो इनके बीच में रिलेशन थोड़ा पीसफुल होता है। यही चीज़ चाइना कन्वे करना चाहता है ताइवानीज लोगों के दिमाग में और दुनिया में भी। लेकिन कभी भी जब DPP आती है तो हमारे रिलेशंस खराब होते हैं, यही कन्वे करवाना चाहता है। हालांकि DPP ही वो है जो ताइवान को एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रखना चाहता है, राइट। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा और बहुत हिस्ट्री में जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इंग वेन साहिबा और उनका जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई साहब हमको दो लोग चाहिए, एक है US, मेनली US, और दूसरी चीज़ है वो है जापान। तो आप इसलिए देखेंगे तो इंग वेन साहिबा ने अपने डिफेंस बजट को, अपने डिफेंस को, ताइवान के डिफेंस को बॉल्स्टर करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए ताइवान का जो डिफेंस बजट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया है। ना सिर्फ ये, उन्होंने एक चीज़ समझ लिया है कि हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने रिजर्व्स में, स्पेशली आर्म्स एमिनेशंस में। और इसलिए आप देखेंगे तो ताइवान पिछले कुछ वर्षों में कई बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार खरीदना शुरू कर दिया उसने यूनाइटेड स्टेट से। ना सिर्फ ये, इंग वेन साहिबा ने एक और चीज़ समझ लिया है कि हमको डोमेस्टिक लेवल पे वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू होगी। हमको लोकल लेवल पे आप देखेंगे तो आज के टाइम पे सबमरीन्स, एक से एक सबमरीन वो लोग बना रहे हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स जो ताइवान बना रहा है, इसके अलावा जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स ताइवान बना रहा है। तो डोमेस्टिक लेवल पे बहुत वेपन्स मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ताइवान कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए तैयार है कि ध्यान रखिएगा भाई, कभी भी सडन अटैक या फुल स्केल अटैक कर सकता है चाइना। और अगर ऐसा हुआ तो इसके एक सीरियस रिपरकशन होगा। ताइवान ने मान लिया है कि हमारे ऊपर वो सर्वाइवल पे ही बात आ सकती है, नहीं सर्वाइव कर भी जाएंगे तो हमारा डेवलपमेंट कई साल हम लोग पीछे चले जाएंगे। और ये बहुत ही एग्जैजरेटेड नहीं है ये डर, मैं इसलिए भी आपको बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप अभी लेट मार्च में देखेंगे ना तो ताइवान का जो ADIZ है, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन जो है, इसको पिछले कुछ वर्षों में आपको कल ऑलमोस्ट हर रोज कंटिन्यूस ब्रीच इनकर्शंस देखने को मिलेंगे PLA के। तो इसलिए जब हर रोज इतना इनकर्शन देखने को मिल रहा है तो ये फियर कहीं से भी एग्जैजरेटेड नहीं है। एक बात मुझे बताइए, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो कंसर्न है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? व्हाट एग्जैक्टली यूनाइटेड स्टेट्स कंसर्न स्टेम फ्रॉम, कहाँ से निकल के आया कंसर्न? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये कंसर्न कहीं ना कहीं थोड़ा कोल्ड वॉर के टाइम जो यूनाइटेड स्टेट्स और USSR के बीच में जो युद्ध था, शीत युद्ध, ये वहाँ से है। अगर आपको याद होगा तो विंस्टन चर्चिल साहब का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है और वो है आयरन कर्टन को लेके। कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ने ये सोच लिया था कि कम्युनिज्म को मुझे रोकना पड़ेगा, अदरवाइज एक के बाद एक कंट्रीज जो कम्युनिस्ट होते चले जाएंगे। याद है आपको? और इसीलिए फिर NATO बना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ से कम्युनिस्ट कंट्रीज ने बनाया वॉर्सॉ। मुझे बताइएगा NATO और वॉर्सॉ में क्या क्या जानते हैं आप इनके बारे में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राइट। तो यही हुआ था और इसलिए नॉर्थ एंड साउथ कोरिया में, नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम में और अफगानिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स ने नॉर्थ एंड साउथ कोरिया में साउथ कोरिया को सपोर्ट करना शुरू किया था, नॉर्थ वियतनाम में साउथ वियतनाम को, और अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों को सपोर्ट करना शुरू किया था। एग्जैक्टली यही था। कुछ इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स को ये आज की तारीख में लगता होगा मेरे हिसाब से, और वो ये है कि चाइना हमला करके इन्वेजन कर देगा, वो तो एक अलग बात है। देखिए मैं आपको एक बात पहले वो क्लियरली बताया था ना, ठीक है, मैं आपको ये बात ज़रूर बोल रहा हूँ कि आज के टाइम पे
ताइवान के अलाइज, जो क्लोजेस्ट अलाइज हैं, वो खुद यूनाइटेड, विजिबल है आपको, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और इसके अलावा जापान है। लेकिन इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि कल को अगर चाइना हमला करता है तो यूनाइटेड स्टेट्स गारंटी देता है कि वो आइलैंड को, मतलब ताइवान को, डिफेंस प्रोवाइड कर देगा। देखिए, जिस चीज़ का अश्योरेंस जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ताइवान को देता है, उस अश्योरेंस का नाम है 1979 का एक एक्ट है जिसका नाम है ताइवान रिलेशंस एक्ट। उसके हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सफिशिएंट सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटीज देगा ताइवान को। दैट्स इट। ये नहीं है कि उसको बचाएगा ही चाइना से, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या वाकई में चाइना इतना ड्रास्टिक स्टेप लेने को तैयार होगा क्या रीयूनिफाई करने के लिए? क्योंकि हमेशा से तो चाइना ने यही कहा है, चाइना ने, मतलब शी जिनपिंग ने, उनके प्रीडिसेसर्स ने। तो क्या वाकई में, इनफैक्ट अगर आप अभी अभी का जो उनका लेटेस्ट 5 ईयर प्लान देखेंगे तो चाइना का जो 5 ईयर प्लान, उसमें एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है, पीसफुल डेवलपमेंट ऑफ क्रॉस स्ट्रेट रिलेशंस, मतलब चाइना और ताइवान के बीच में। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात आता हूँ कि एक, जैसे मैंने आपको बताया ना, आज यूनाइटेड स्टेट्स को ये फियर, या यूनाइटेड स्टेट्स की नज़रों में ये टॉपिक ज़्यादा इसलिए दिखने को मिला है क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन हर साल के साथ ख़राब ज़रूर हैं। और ख़राब, देखो यार, सीधी सी बात है, दो टॉप के इकोनॉमीज़ हैं तो उनके बीच में रिलेशन ऐसा होना ही है। लेकिन एक फियर जो है वो है चेन रिएक्शन का, मतलब ताइवान कहीं वो पहला देश ना बन जाए जिस पे अगर या तो चाइना ने कब्जा लिया तो एक आइलैंड चेन स्ट्रैटेजी ना शुरू हो जाए। ताइवान के बाद जापान के बाद फिलीपींस के बाद दूसरे आइलैंड्स, कहीं एक के बाद एक। मतलब जिस चीज़ से यूनाइटेड स्टेट्स जो भय खा रहा है, जो सोच रहा है, वो है चाइना की विस्तारवाद की नीति। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए और एशिया पैसिफिक रीजन में चाइना एक भयंकर बड़ी ताकत के रूप में, एक बहुत बड़े डोमिनेंट फोर्स के रूप में निकल के आए और उसमें सबसे पहला जो भी बोलो आप, देश बोलो, इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक आइलैंड बोलो, जो भी बोलो, वो सबसे पहला जो है वो है फर्स्ट आइलैंड चेन में ताइवान है। तो इफ ताइवान इज लॉस्ट टू चाइना तो हु नोज उसके बाद फिर किस कंट्री का नंबर आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूएस, मेरे हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स सोच रहा होगा, राइट। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि यार ये ना जो आप सोच रहे हो शायद ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड भी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि चलो ये अगर आप ताइवान नहीं तो ताइवान के आसपास के जो छोटे छोटे ताइवानियन आइलैंड्स हैं, तो ताइवान के छोटे छोटे आइलैंड्स, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको दिखाया था अभी प्रैटस आइलैंड जो थोड़ी दूर हांगकांग से, इसके अलावा आपने अगर प्रैटस के अलावा इताबू, अगर आपने इसका नाम सुना होगा तो इताबू, ये ताइपिंग आइलैंड, इसी को इताबू भी बोलते हैं। ये सब छोटे छोटे आइलैंड को आने वाले टाइम पे शायद चाइना बहुत ही आराम से कब्जा कर लेगा, राइट। 2-4 पॉइंट्स और सुन लीजिए, और वो ये है, हु इज विजिटिंग ताइवान राइट नाउ। अभी इन सभी चीज़ों के बीच में आपने देखा होती है बहुत बड़ी डेलीगेशन की टीम यूनाइटेड स्टेट्स से ताइवान आई, राइट। ये जो डेलीगेट्स को आप देख रहे होंगे तो बुजुर्गवार है काफ़ी। 14 एक्चुअली हुआ ये था कि 14 अप्रैल को चाइना ने कंडक्ट किया कॉम्बैट ड्रिल्स। ताइवान के पास जैसे कॉम्बैट ड्रिल्स कंडक्ट किया, जो बाइडन ने अपने खास इंटरेस्टेड फॉर्मर सीनियर ऑफिशियल डेलीगेट्स को बुलाया और ये पूरी की पूरी टीम को भेजा ताइवान। आप जो इनको देख रहे हैं ये जो बाइडन के एकदम खास डेलीगेट्स हैं, और ये इसलिए ताकि एक सटल तरीके से जो बाइडन अपने मैसेज को कन्वे कर सके। अच्छा, बाय द वे ये इसलिए भी गए थे बिकॉज इट वाज 42nd एनिवर्सरी। किस चीज़ की 42nd एनिवर्सरी? जो मैंने आपको बताया था, ताइवानियन रिलेशंस एक्ट की 42nd एनिवर्सरी, राइट। तो कुल मिला के जो बाइडन साहब जो मैसेज कन्वे करना चाहते थे पर्सनल लेवल पे कि आप चिंता मत करो, यहाँ आप लोग के साथ यूनाइटेड स्टेट्स खड़ा हुआ है। तो जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन को, इंगवेन साहिबा के एडमिनिस्ट्रेशन को जो मैसेज कन्वे करना चाहते थे, इसी के लिए उन्होंने डेलीगेट्स की टीम को भेजा। आपको मैं एक बात पहले बता देता हूँ, आज के टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी सारी नई गाइडलाइंस भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रही हैं, स्पेशली जो बाइडन साहब के आने के बाद से, मतलब जनवरी के बाद से आप देखेंगे। और वो इसलिए आप आने वाले टाइम पे शायद ये देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिशियल, ताइवान के ऑफिशियल्स एक दूसरे कंट्रीज़ में बहुत जल्दी बहुत थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी इनके फ्लो करने की। इस चीज़ पे चाइना का जो रिएक्शन था वो ये था, यूनाइटेड स्टेट्स को वार्न करते हुए कि सर फायर के साथ मत खेलिए, नहीं तो सोच लीजिए इसका रिपरकशन कुछ बहुत ही खतरनाक हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी एक बात बोलना चाहूँगा, जिस तरह से जो बाइडन डील करने सिचुएशन में ट्रम्प साहब डील कर उसमें स्लाइटली डिफरेंस है। ट्रम्प साहब ऐसा बड़े बड़े विशेषज्ञ को तो कम से कम कहना ही है कि जब ट्रम्प साहब
ऐसा नहीं कि ट्रम्प साहब ताइवान को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बिल्कुल ट्रम्प साहब भी ताइवान को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनका जैसे आपने देखा होगा तो वो लोग ताइवान को कई बार बोलते थे इट्स अ फ्री चाइना। जो इनके ये फ्रेजेस होते, ये स्टेटमेंट होते थे, थोड़े से कैसे बोलना चाहिए, इन्फॉर्मेटरी फ्रेजेस होते थे, प्रोवोकेटिव होते थे चाइना को प्रोवोक करने के लिए। लेकिन ऐसा क्या अभी देखने को ये मिल रहा है कि जोई बाइडन और उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ताइवान को ताइवान के रूप में ट्रीट कर रहा है, चाइना को चाइना के रूप में ट्रीट कर रहा है, ताकि आने वाले टाइम पे एक सिम्बायोसिस क्रिएट किया जा सके, म्यूचुअल अच्छा रिलेशन क्रिएट किया जा सके ताइवान और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों के बीच में, राइट। आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि एक बात आइएगा सर कि ये जो थ्रेट है जो चाइना की तरफ से ताइवान को, इसे डील कैसे कर सकते हैं। अब देखो दुनिया में तो अभी किसी को पता नहीं है कि जो डूम्सडे सिनेरियो है, मतलब चाइना या तो फुल स्केल वॉर करते ताइवान पे, या फिर ना भी करे, या फिर छोटे मोटे वॉर करे, ये होगा नहीं होगा, कब होगा, किसी को नहीं पता, राइट। दुनिया के काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि आज के टाइम पे ताइवान जो है वो चाइना का मेन टारगेट नहीं है, इट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स जो कि मेन टारगेट है। आपको सुन के लगेगा कि कैसे, और इसलिए बीजिंग का जो फोकस देखो, क्योंकि बीजिंग ने एक चीज़ मान लिया, आपको मैं एक छोटे से, आपने शायद डॉलर डिप्लोमेसी या चेकबुक डिप्लोमेसी का नाम सुना होगा। अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे दुनिया में 20 से भी कम ऐसे देश हैं जो ताइवान को देश मानते हैं। चाइना सीधा उन देशों के पास जाता है और उनको 2 ऑप्शन देता है, बताओ भाई क्या पैसे में मानोगे कि डरा के मानो, कैसे मानना चाहते हो। ताइवान और चाइना 2 अलग अलग देश नहीं है, एक ही चाइना और वो हम है। तो अब बताओ किसको मानते हो, चाइना ताइवान को मानते हो कि हमको मानते हो। हमको मानते हो, बताओ क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ये लो पैसा। ताइवान को मानते हो, तैयार हो जाओ भाई, तुम हमारे दुश्मन हो। तो जो देश जिस भाषा में समझता है चाइना उसको उस भाषा में समझाता। पैसा दो, मुंह मांगा पैसा दो, इसी को बोलते हैं चेकबुक डिप्लोमेसी या डॉलर डिप्लोमेसी, किसी देश की ज़मीर को ही खरीद लेना, राइट। तो ऐसा करते 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 आज के टाइम में 20 से भी कम देश बचे हैं। तो पूरी दुनिया के विशेषज्ञों का कहना एक पॉइंट ये है कि ताइवान इसलिए इतना बड़ा कंसर्न नहीं चाइना के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना को ये पता है कि वो ताइवान को इकोनॉमिकली कोलैप्स कर सकता है, उसकी इकोनॉमी और ट्रेड को कोलैप्स करके। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आज की तारीख में ताइवान से इतने ज़्यादा नंबर ऑफ यंग लड़के लड़कियाँ जो ब्रेन ड्रेन बोलते हैं ना, इतना ज़्यादा हो रहा है चाइना की तरफ, क्योंकि ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ज़्यादा पैसा, सीधी सी बात है। दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञों को एक बहुत फेमस सिंड्रोम आपने सुना होगा, बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम का मतलब है धीरे 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 उस चीज़ को धधकने दीजिए और ताइवान को इंटरनली कोलैप्स कर दीजिए। तो ऐसा इसको बोलते हैं बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। मुझे डिटेल में बताइएगा बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम वर्ड कहाँ से आया है, इस सिंड्रोम का एक्चुअल मतलब क्या होता है। मतलब एक कंट्री को धीरे 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 धीरे, ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में बहुत यूज़ करते हैं, को कोलैप्स कर देना। और ये अपना ये जो एयर स्पेस का इनकर्शन है, वन ऑफ द बेसिक, इसका क्या बोलेंगे, वन ऑफ द बेसिक, इसको देख के आप बिल्कुल इस चीज़ डिड्यूस कर सकते हैं जो एयर स्पेस का इनकर्शन है। कैसे, इसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बोलते हैं। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कैसे, साइकोलॉजिकल, क्योंकि ना बिजनेस और पॉलिटिकल वर्ल्ड में आप एक मैसेज कन्वे करवा दो, चाइना ये सोचता हो एक मैसेज कन्वे करवा दो, और वो मैसेज ये है कि भाई कुछ भी हो हम लोग ताइवान को इस हद तक क्रश कर देंगे, इस हद तक स्क्वीज कर देंगे। देखो क्या होता है जब आप इतना कंटिन्यूस इनकर्शन करते हो तो जो सामने वाला देश है, आप खुद सोच के देखो, जब चाइना इतना कंटिन्यूस इनकर्शन कर रहा है तो क्या जो देश है, जैसे कि ताइवान इस कॉन्टेक्स्ट में एकदम एज पे होता होगा, वो लोग भी ये सोचते हो कभी भी वॉर हो सकता है, कभी भी वॉर हो सकता है, इसलिए क्या करो, आर्म्स एम्युनिशन हथियार खरीदते रहो, कभी भी वॉर हो सकता है, इसलिए वर्स्ट सिचुएशन पे तैयार रहो, अपनी मिलिट्री को तैयार रखो, लोग वहाँ पे। इससे क्या होता है, एक कंट्री की एनर्जी, पैसा, सब कुछ डिसिपेट होता है, राइट। और इसके बाद वहाँ पे और ज़रूरत है तो सॉफ्ट पावर एक्शन यूज़ करो, साइबर वॉरफेयर करवा दो, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करवा दो, उनके मीडिया वॉरफेयर करवा दो। लोगों में जो 23 मिलियन की आबादी, छोटी सी आबादी का देश है, जो आज यूनाइटेड है, जो अपने देश की आज़ादी को बहुत ही प्रेस्टिजियस मानते हैं, उसमें डिवाइड क्रिएट कर दो, रिफ्ट क्रिएट कर दो। इस तरह से ना बहुत आसान होता है चीज़ें करना। तो इसलिए बड़े बड़े विशेषज्ञों का कहना है कि सर ये जो आप यूनाइटेड स्टेट्स और ताइवान को जो सिर्फ डिफेंस नहीं, सिर्फ डिफेंस उसको डेटरेंस के रूप में यूज़ नहीं कर सकते, आपको इकोनॉमिक टाइज को भी लाना पड़ेगा, आपको ताइवान को प्रमोट करना पड़ेगा इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि और एलाइज बना सके। आपको ये करना पड़ेगा कि ताइवान अपनी डेमोक्रेसी को तब जिंदा रख पाएगा जब ताइवान अपनी इकोनॉमी को जिंदा रख पाएगा, जब ताइवान के जो लड़के लड़कियां हैं वो इतना ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है वो कम होगा, और ना वो रिफ्ट क्रिएट नहीं होगा लोकल लेवल पे। अगर ताइवान एज एन इकोनॉमी बच जाएगा तो ताइवान एज ए कंट्री ज़रूर बच जाएगा। सर एक बात वास्तविकता में बताइएगा कि ताइवान वाकई में चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? मैं आपको ये सवाल, वैसे तो बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन आपको इसको, जैसे मैंने आपको बताया ना, इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस तरह से चाइना पिछले कई सालों से,
करता ही रहता था चाइना, लेकिन पिछले कुछ समय से आप देखेंगे ना, पिछले 1-1.5 साल से स्पेशली ये जो ताइवान का ADIZ जो है, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन जो है, जिस रेट से ब्रीच हुआ है, क्योंकि उसकी फोटोग्राफ्स तो जो इनकी डिफेंस मिनिस्ट्री है वो तो प्रोवाइड कर ही देती है ना वेबसाइट पे, और ट्विटर में भी पोस्ट कर देती है। ये मेनली जिसको बोलते हैं ना मिलिट्री की भाषा में सैबर रैटलिंग बोलते हैं। मतलब दो चीज़ें, सामने वाले की मिलिट्री को आंकना कि आप क्या क्या कर सकते हो, सामने वाले की मिलिट्री को, एनर्जी को इंगेज करके रखना, तो उसकी मिलिट्री को इंगेज कर रखना मतलब मेंटली, फिजिकली, पैसे के हिसाब से, ताकि अपना पैसा, अपने मिलिट्री को इंगेज करके रखा रहे। दूसरी चीज़ ये देखने का कि ये लोग रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं, दुनिया किस तरह से रेस्पॉन्ड करती है। कहीं ना कहीं पिछले 70 साल से चाइना ने ये तो क्रिएट कर ही लिया है, और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में चाइना ने एक सटल मैसेज तो भेज ही दिया, और वो ये है कि देखो भाई, चाहे वो ताइवान वाइवान जो भी है, वो है तो सभी चाइना का ही पार्ट। तभी तो, इसलिए कुछ विशेषज्ञों का कहना यह है कि भाई इसीलिए चाइना ने अपनी आर्मी का नाम आज तक चेंज नहीं किया है, वो पीपल लिबरेशन आर्मी है, क्योंकि वो लिबरेशन कंप्लीट ही नहीं हुआ है। और वो इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि जो कुछ रेफ्यूज, क्यूमिनटांग की बात कर रहे हैं, वो जो रेफ्यूज जो है, जो जाके उस आइलैंड में गए हैं और उसका नाम रख दिया ताइवान, वो जब तक पूरा एलिमिनेट कर दिया, चाइना के साथ रीयूनिफाई नहीं होगा, वो लिबरेशन की लड़ाई चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि चाइना, ताइवान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ताइवान का क्या सिर्फ ये लीगल ऑब्लिगेशन है कि क्योंकि दोनों के दोनों देश सिमिलर हैं, डेमोक्रेसी हैं, या चाइना एक उनका कॉमन दुश्मन है, तो क्या कोई लीगल ऑब्लिगेशन बनता है? लीगल ऑब्लिगेशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, लीगल ऑब्लिगेशन यूनाइटेड स्टेट्स का ये बनता है कि वो ताइवान की हेल्प करे। उसका सिर्फ एक एक्ट है, वो 1979 ताइवान रिलेशंस एक्ट। लेकिन आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि चाइना ने सक्सेसफुली पूरी दुनिया को ये तो कन्वे करवा दिया कि देखो भाई, छोटा सा देश है ताइवान, उसको तो मैं वैसे उसको इकोनॉमी के रूप में क्रश कर दूंगा, क्रम्बल कर दूंगा, एंड आई कैन गो ऑन वॉर। ऐसा चाइना ने कन्वे तो कर दिया है कि ताइवान जो एक इंटीग्रल पार्ट है चाइना का, एंड वी कैन गो ऑन वॉर अगर कोई भी उस कंट्री को सपोर्ट कर रहा है तो। और छोटा सा देश, 23 मिलियन की आबादी का ये देश, जिसकी डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए अगर पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश आ भी जाएं, प्रोबेबली इट विल बी अ लॉस्ट कॉज। तो ये चीज़ है आज के टाइम पे, चाइना ने ये तो कन्वे कर दिया पूरी दुनिया में। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अगले 5-6 साल की जो इन्होंने बात किया कि 6 साल में ताइवान जो है शायद चाइना का हिस्सा बन जाए, आपको क्या लगता है? आपको ये सारी की सारी चीज़ों पे क्या लगता है? आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया और सब कुछ पूरी तरह से क्लियर हुआ कि नहीं, आप मुझे बताइएगा। आपका ओपिनियन क्या है कि आपको लगता है कि वाकई में चाइना कैन गो ऑन अ फुल स्केल वॉर अगेंस्ट ताइवान? और अगर आपको लगता है कि हाँ, ताइवान चाइना का पार्ट बन सकता है, या चाइना जो है ताइवान को कब्जा लेगा, तो आपको क्या लगता है कितने ईयर्स के अंदर कर पाएगा ऐसा? तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टोरी टेलर का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक एकदम मस्त तरीके से डिटेल में समझ में आ गया होगा। आप अपना ओपिनियन ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, और जो भी टॉपिक आप मुझे समझना चाहते हो एकदम सिंपल, सरल, सामान्य भाषा में, वो भी बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, आप सारे के सारे वीडियोस देख रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं ये ज़रूर बोलूँगा, आप अनअकैडमी का ऐप ज़रूर इंस्टॉल करके रखिएगा। कारण सबसे पहली चीज़ तो यूट्यूब में आपने इस तरह के वीडियोस मेरे देखे होंगे, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के हो, चाहे इसके अलावा फेस द फियर मतलब फियर ऑफ फेलियर का हो, चाहे वर्बल किस तरह से तैयारी करना है, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर, सारे के सारे वीडियोस। अनअकैडमी का ऐप मैं आपको इसलिए इंस्टॉल करने बोल रहा हूँ, 2-3 कारण है। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ अनअकैडमी, लेकिन ना सर मैं भी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्रंच। भाई साहब, गजब का मौका है आपके पास, इस मौके को बिल्कुल अपने को मिस नहीं करना है। कारण देखिए, आज के टाइम पे ना यार, इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से अवेलेबल है। इट इज़ द क्रेडिबिलिटी, इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मिडस्ट ऑफ ऑल दिस chaos वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस। अनअकैडमी ट्रू सेंस में डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कैसे हो रहे हैं यहाँ पे? सबसे पहली चीज़, आपको इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर मिलेंगे, आपको ना प्यार हो जाएगा पढ़ाई से। दूसरी चीज़, द मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट, द मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज, और जो हम लोग ना लिखते हैं आप वो सब भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग, तो कॉम्बैट का टेस्ट हो रहा है अभी अनअकैडमी। जो कॉम्बैट हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये एवरी संडे हो रहा है यार। इससे बेहतरीन और क्या ही होगा यार। मैकेनिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, सिविल के लिए, ईएससी के लिए, सभी के लिए होगा, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सीएसआईटी के लिए, सभी के लिए। डेट ज़रूर नोट करके रखिए, 4th, 11th, 18th, 25th। और जब आप ज्वाइन करेंगे, ये कोड यूज़ कीजिएगा ST26। ST मतलब मैं सौरभ ठाकुर 26, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ST2626। द बेसिक जो आपको इसमें सबसे बेहतरीन एडवांटेज मिलेगा वो ये है
कि आप जब इस टेस्ट को देंगे तो मस्त बात यह है कि एक तो बहुत बड़ा प्राइस अमाउंट है, दिस द प्राइस अमाउंट, इतने वर्थ का आपको प्राइस अमाउंट मिलेगा। आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप बहुत ही अच्छा स्कोर कुछ करते हैं सो यू विल गेट अ फुल सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री, और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स वगैरह हैं। सर ये किस फॉर्मेट में होगा टेस्ट? देखिए जब इस टेस्ट को देंगे आप, सबसे पहली बात तो मैकेनिकल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, डबल ई के लिए, ईसी के लिए, CSIT सभी के लिए 60 मिनट्स का टेस्ट होगा। क्या होता है यार, जिस तरह से हम अपने टारगेट्स बनाते हैं उस तरह से चेंज होने लगता है। बोलते हैं ना बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो यहाँ पे एकदम गजब तरीके से सिंसियरली एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फियर इज अ ब्लडी लायर, इफ यू कांट बीट फियर देन डू इट स्केयर्ड। तो डर के काम कीजिए, लेकिन काम का फिनिश होना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट द सक्सेस, इट इज़ नॉट द फेलियर, इट इज़ द हीरोइज्म दैट मैटर्स द मोस्ट। अ गुड ट्रैवलर नेवर अराइव्स। हर पासिंग डे के साथ अपने आप को डेवलप करते आइए, इवॉल्व करते आइए, वही अल्टीमेट चीज़ है लाइफ का। जैसे कि आपको यहाँ पे एक से एक ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे, तो दो चीज़ें, आपको एक बहुत गजब की स्कॉलरशिप का मौका मिलेगा और अपने आप को चैलेंज करने का, अपने आप को देखने का कि मैं कहाँ पे हूँ, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एनरोल कीजिएगा, जैसा मैंने आपको बताया 11 AM संडे, ये ब्लॉक कर दीजिए आप टाइम। देखिए हमको लगता है कि हमारे पास इनफ टाइम है, टाइम कभी इनफ नहीं होता यार। ऑलवेज ट्रीट टाइम एज कमोडिटी। वी कैन ऑलवेज मेक मोर मनी बट वी कैन नेवर गेट मोर टाइम। हम सभी के पास असमान बनने का समान अवसर कुदरत हम सबको देती है। और आपको मैं एक बात आता हूँ, आप में से जिनको ऐसा लगता है सर अगर मेरा अच्छा नहीं आया तो नोबडी केयर्स, फाइट अलोन, ड्रीम इट। जो भी आपका ड्रीम है, whatever you have dreamt, one life dream more, one life dare more। गजब तरीके से एफर्ट दीजिएगा। 60 मिनट का टेस्ट है। हु नोज, अगर आप बहुत बेहतरीन करते हैं तो पूरा 100% स्कॉलरशिप और आपको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल सकता है एब्सोल्युटली फ्री। तो ये सब चीज़ों को अपने को अवेल करना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। आप में से जो भी बच्चे पहली बार यहाँ पे आए होंगे, यार ये स्क्रीन पे जो आ रहे ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, मस्त तरीके से देखिएगा। 3 प्रॉमिस मेरी तरफ से, 3 कमिटमेंट्स मेरी तरफ से। पहला, आपको YouTube में मेरे वीडियोस हमेशा मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री, ये मेरा प्रॉमिस है। मंडे टू थर्सडे 11 AM, ये वाला टाइम ब्लॉक कर दीजिए। ये वाले टाइम पे मेरा सेशन होता है अनअकैडमी के ऐप पे एब्सोल्युटली फ्री। और जब नहीं भी रहता है तब आप वहाँ पे जो पुराने वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, ST26 ये लिख के। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपने सोच लिया कि सर इस बार तो ना मैं कुछ गजब की लड़ाई लड़ूंगा, कुछ बेहतरीन कर दूंगा, ज़बरदस्त कर दूंगा, सोच के रखा हूँ इस बार तो मैं सर सोच के रखा हूँ, वॉट एवर आई हैव स्टार्टेड आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ। बोलते हैं ना, वेन एवर इन डाउट टेक एक्शन, वेन एवर इन मैसिव डाउट टेक मैसिव एक्शन। सर इस बार तो मैसिव एक्शन लूंगा। तो आप ज़्यादा मत सोचना, इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेना। मेरा प्रॉमिस है आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी। जो मेरा कोर्स है उसका सेकंड पार्ट अप्रैल में शुरू होगा, तो उसके पहले अप्रैल सेकंड वीक में, उसके पहले जो फटाफट ज्वाइन करने वाली चीज़ है वो कर लेना। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वहाँ पे मेरे आपको हर हफ्ते 4 लाइव क्लासेस मिलेंगी। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। वहाँ पे हर हफ्ते आपको 1 वीकली टेस्ट मिलेगा। उन सभी बच्चों के लिए फाइनली जब मैं क्रैश कोर्स लूँगा वो भी फ्री रहेगा। ये सब कुछ बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। एंड दूसरी बात, मज़ेदार बात यह है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्रेफर कीजिएगा। इसमें आपको गजब का 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा। चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आइकॉनिक, वो आपकी इच्छा है। आप 12 महीने के लिए, चाहे 18 महीने के लिए, चाहे 24 महीने के लिए। मैंने आपको बताया ना, आज के टाइम पे इतना नॉइज़ है, इतना केओस है, वी नीड टू फाइंड आवर कॉस्मोस। वही तो इंपॉर्टेंट है ना। कई बार हम पूछते हैं कि सर कितना पढ़ूं, व्हाट इज़ इनफ? इनफ इज़ नॉट अ नंबर, इनफ इज़ द वेरी बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। आप देखिएगा हम लोग आपको आपकी बेस्ट एबिलिटीज़ तक पुल कर देंगे। जितने भी एजुकेटर्स आप देखिए, आपको मज़ा आएगा। हर एक कोई अपने अपने फील्ड में बहुत ही आपके लिए बेहतरीन करेगा। जिनको ऐसा लगता है सर आई डोंट नो कि मैं शायद अच्छा कर भी सकता हूँ कि नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1% लोगों को छोड़ दिए जीनियस होते हैं। अदरवाइज जीनियस इज ओवररेटेड। इट इज़ द लेबर हु फिनिशेस द वर्क। गजब तरीके से चलिएगा, प्रॉमिस कीजिएगा, आई राइज अबव द लिटिल थिंग। हमारे पास हमेशा चांस होता है यार, वी कैन ऑलवेज लीव अ मीडियोकर एवरेज लाइफ और वी कैन डिज़ाइन अवर लाइफ। तो गजब तरीके से डिज़ाइन कीजिएगा। इस 12 महीने तक हम लोग रहेंगे मस्त टाइप से साथ, और आप देखेंगे आपके जैसे एक ही जैसे जुनून वाले बच्चे रहेंगे। ये अमाउंट पे मत कीजिएगा, एक रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा, ST26 कॉम्बैट में भी यूज़ कीजिएगा और यहाँ पर भी यूज़ कीजिएगा। आपको मस्त मज़ा आएगा क्योंकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहे 12 महीने के लिए या 24 महीने का। जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं वो लोग यार, उनको मैं बताता हूँ ये लीजिएगा, और जो फर्स्ट या सेकंड ईयर वाले बच्चे उनको मैं बताता हूँ ये। और ये अमाउंट पे मत कर देना, ST26 ये यूज़ करना। बाय द वे ST26 यूनिवर्सल कोड है ये। आप चाहे गेट ESE की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, आपके SSC की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं आप चाहें तो ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
सर आपने बोला आपकी फ्री क्लासेस भी आती हैं यार, आपको ना यहाँ पे आप सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा मुझे, आपको पता चल जाएगा मैं जो भी कुछ लेके आता हूँ, राइट। इसके अलावा जो भी मैं यूट्यूब में पढ़ाता हूँ या फिर अनअकैडमी में जो मेरे फ्री सेशंस होते हैं उसके नोट्स आपको FT एक्सप्रेस एंड सौरभ सर ऑफिशियल इन 2 जगहों पे मिलेंगे। देख सकते हैं आप, हम लोग 100K के बहुत करीब है। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो, तभी तो मज़ा आएगा। पहला पड़ाव तो अपन पार करें ना यार, पहले अपन लोग 100K तो क्रॉस करें। एक बार 2 मिनट लेता हूँ और आप लोग को ये बता देता हूँ कि आप लोग मुझे कैसे ढूंढ सकते हैं। देखो गेट EAC में आएंगे, यहाँ पे मिलूंगा मैं। 2 मिलियन हुआ है मेरे लिए, ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन धन्यवाद। मेरे लिए बड़ी बात नहीं, कहने का मतलब मेरा एक सपना है, ये कहने का मतलब ब्रैगिंग नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक सपना है, ये अपने को 100 मिलियन चाहिए, 100 मिलियन विद इन दिस ईयर। सीधी सी बात है यार, एक सपना है वो ये है कि यार आप लोग के एज ग्रुप में एक रिवॉल्यूशन आना चाहिए, एजुकेशन में गजब का रिवॉल्यूशन आना चाहिए। जो उस रिवॉल्यूशन को ना मैं या ना कोई और अकेले ला सकता है, मैं आप हम सब मिल के ला सकते हैं। क्या मतलब है सर रिवॉल्यूशन का? जब एक स्टूडेंट ये बोलते हैं आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स, तब तो ये अपने आप 100 मिलियन हो जाएगा। तो बाय प्रोडक्ट है, एकदम गजब टाइप से बनाएंगे। ये फॉलो कर लीजिएगा आप। अब जहाँ पर भी मुझसे पढ़ते हैं, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता तो आपको चिट्ठी लिखना है, तभी तो मज़ा आएगा यार पढ़ के। अब मैं आपको जो बोल रहा था, इस तरह से नीचे आइएगा, इसको क्लिक कीजिएगा, स्पेशल क्लास को, ये ऑल को। जितने भी क्लासेस, जैसे मैंने वो कैब मस्ती का सेशन आज लिया था, इस तरह से बहुत सारे सेशन मैं लेते रहता हूँ। इसमें आपको क्वांट की सेशन, आप एक काम करो ना, क्लिक किया तो आपने ये खुल गया। अब जितने भी वीडियोस हैं ST26 लिखेंगे सब चलने लग जाएंगे। क्वांट है, रीजनिंग है, आपको ज्योमेट्री के हैं, और इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग के, तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ठीक है। ये जो मेरा पेड बैच चल रहा है 22, 23 इंजीनियरिंग सर्विसेज वालों का, आप देख सकते हैं इसमें हर एक चीज़ सब प्रॉपरली यहाँ पे दिया हुआ है। 19 को मैंने क्या पढ़ा है, 22 को क्या पढ़ा है, डाउट क्लियरिंग सेशन कब था, क्विज क्या था, पता है क्या? एक बच्चा लाइव देख सकता है, और रिकॉर्डेड वीडियो तो जितने बार देखना उतने बार देखो, अपने जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है जितने बार देखना उतने बार देखो। आज के टाइम पे ना यार सक्सेस अ मैटर ऑफ चॉइस हो गया। अगर आप एफर्ट देने को तैयार है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं आज के टाइम पे। सबसे पहली चीज़, सक्सेस इज रिजर्व फॉर दोज हु सर्च फॉर सक्सेस। ऐसे तो दुनिया में हर एक को थोड़ा थोड़ा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है। 3 कीवर्ड्स लिखिएगा, प्रैक्टिस, परफॉर्म, रिपीट। बार बार एफर्ट देते जाएंगे, मेरा प्रॉमिस आप में चेंज जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद।